हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिससे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट्स ने मई मंथ की पीडीएफ की डिमांड करी थी, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ फाइल मैं पार्ट 3 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अपलोड करती हूँ। तो आप लोग किसी भी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पीडीएफ फाइल, कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ फाइल पार्ट 3 वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और जल्द ही मैं आपके लिए मई मंथ का बेस्ट 300 करंट अफेयर्स का वीडियो भी लेके आऊंगी। और करंट अफेयर्स भी आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स भी काफी ज्यादा वेटेज रखता है बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ। तो इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स के वीडियोस भी जरूर देखिए। मैं जल्दी आपके लिए मई मंथ का बेस्ट 300 करंट अफेयर्स वीडियो लेके आऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम आज के सेशन में बात कर लेते हैं आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2021 हाइलाइट्स। इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है 2021 की। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आरबीआई हैज पब्लिश्ड इट्स एनुअल रिपोर्ट एंड हाइलाइट्स एसेट क्वालिटी of banks and their preparedness requires close monitoring for higher provisioning for upcoming quarters। यानी कि आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है और बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता और उनकी तैयारियों को आगामी तिमाहियों के लिए उच्च प्रावधान के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। हमारे पीडीएफ में भी कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा। तो जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट को पढ़ सकता है, पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है, इट इज एनुअल रिपोर्ट द सेंट्रल बैंक सेट द कंट्री ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नाउ एसेंशियली डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट इंडिया कैन अरेस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस। यानी कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सेंट्रल बैंक ने ही कहा है कि देश की विकास संभावनाएं अब अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करती हैं कि भारत कितनी तेजी से कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर को रोक सकता है। इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करते हैं आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2021 की। ये इंपॉर्टेंट है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और ये शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट्स, क्योंकि ये काफी लंबी रिपोर्ट है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो इम्पोर्टेंट है वही पॉइंट मैंने लिए हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम इसको शॉर्ट में जो एग्जाम्स में पूछा जाएगा बस वही पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। RBI in its semi-annual financial stability report earlier highlighted bad loan ratio of banks could rise to 13.5% under the baseline stress scenario by September 2021। यानी कि आरबीआई ने अपनी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पहले बताया था कि सितंबर 2021 तक बेसलाइन स्ट्रेस परिदृश्य के तहत बैंकों का अशोध्य ऋण अनुपात बढ़कर 13.5% हो सकता है। यानी कि बैड लोन रेशियो ऑफ बैंक्स कुड राइज टू 13.5% अंडर द बेसलाइन। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ बैंक्स improved from 66.6% in March 2020 to 75.5% by December 2020 because of prudent provisioning by banks above regulatory prescriptions on accounts availing moratorium and undergoing restructuring। यानी कि बैंकों का प्रोविजन कवरेज अनुपात, क्या बोलेंगे इसको, प्रोविजन कवरेज रेशियो, पीसीआर फुल फॉर्म है, प्रोविजन कवरेज रेशियो पीसीआर का फुल फॉर्म है। तो बैंकों का प्रोविजन कवरेज रेशियो पीसीआर मार्च 2020 में 66.6 से बढ़कर दिसंबर 2020 तक 75.5% हो गया है, क्योंकि बैंकों के द्वारा अधिस्थगन का लाभ उठाने वाले और पुनर्गठन के दौर से गुजरने वाले खातों पर नियामक नुस्खों के ऊपर विवेकपूर्ण प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट है द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR। क्या फुल फॉर्म है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ बैंक्स इंक्रीज्ड टू 15.9% बाय दिसंबर 2020। इन मार्च इट वाज 14.8%। यानी कि बैंकों का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट अनुपात दिसंबर 2020 तक बढ़कर 15.9% हो गया है। मार्च में यह कितना था? 14.8% था। क्या? CRAR। क्या फुल फॉर्म है CRAR का? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। नेक्स्ट है in its report RBI cautioned by bank being lenders will have to provide a true picture of bad loans after Supreme Court lifted the interim stay on classifying non-performing asset in March 2021। यानी कि अपनी रिपोर्ट में आरबीआई ने आगाह किया कि मार्च 2021 में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA, क्या फुल फॉर्म है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होता है, जरूर से याद कर लेना। जो ये शॉर्ट में दिए हैं इनके फुल फॉर्म भी काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को वर्गीकृत करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम रोक हटाने के बाद बैंकों को ऋणदाता होने के नाते असोदी ऋणों की एक सच्ची तस्वीर प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द वेवर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ऑल लोन अकाउंट ऑप्टेड फॉर ए मोरेटोरियम ड्यूरिंग मार्च अगस्त 2020 वुड पुट स्ट्रेस ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स। यानी कि इसके अनुसार मार्च अगस्त 2020 के दौरान स्थगन के लिए चुने गए सभी ऋण खातों पर चक्रवृद्धि ब्याज की छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रॉस एनपीए रेशियो ऑफ बैंक्स डिक्रीज फ्रॉम 8.2% इन मार्च 2020 टू 6.8% इन दिसंबर 2020। यानी कि बैंकों का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2020 में 8.2% से घटकर दिसंबर 2020 में 6.8% हो गया है। कितना हो गया है ये इंपॉर्टेंट है, जरूर से देखना है पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रॉस एनपीए रेशियो फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.8% इन मार्च टू 5.7% इन दिसंबर 2020। यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए सकल एनपीए अनुपात मार्च में 6.8 से बढ़कर दिसंबर 2020 में 5.7% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ एनबीएफसीज इंक्रीज्ड फ्रॉम 24.8% इन दिसंबर 2020 टू 23.7% इन मार्च। यानी कि एनबीएफसी का पूंजी पर्याप्त अनुपात दिसंबर 2020 में 24.8% से बढ़कर मार्च में 23.7% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है fraud reported by banks fell by 25% in value terms in just 1 year to rupees 1.38 lakh crore at the end of fiscal year ended March 2021. Data released by the RBI as part of its annual report showed। यानी कि मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंत में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी मूल्य के संदर्भ में 25% गिरकर 1.38 लाख करोड़ रुपए हो गया है और आरबीआई द्वारा इसकी वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जारी किए गए आंकड़ों से ये पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है द आरबीआई ऑफ इंडिया ऑन 27th May said बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन विटनेस्ड हायर देन द एवरेज increase during 2021 on account of precautionary holding of cash by people due to the COVID-19 pandemic and prolonged continuous value and volume of banknotes in circulation increased by 16.8% and 7.2% respectively in 2021। यानी कि आरबीआई ने 27 मई को कहा कि प्रचलन में बैंक नोटों में 2020-21 के दौरान औसत वृद्धि से अधिक वृद्धि देखी गई है, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों द्वारा नकदी की एहतियाती पकड़ और इसके लंबे समय तक जारी रहने के कारण थी और प्रचलन में बैंक नोटों के मूल्य और मात्रा में 2020-21 में क्रमशः 16.8% और 7.2% की वृद्धि हुई है। तो ये हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है
और आप लोग इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पॉइंट देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मई मंथ का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाले जो नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA हैज constituted an expert committee on investment fund. Who is the chairman of this committee? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी फुल फॉर्म है इसका, has constituted an expert committee on investment funds. Who is the chairman of this committee? तो कौन है इसके चेयरमैन? इसके चेयरमैन है नीलेश शाह। और नीलेश शाह किस बैंक के जो अध्यक्ष हैं? ये है कोटक महिंद्रा बैंक के नीलेश शाह। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद करना है। फुल फॉर्म क्या है कंटेंट में आपको मिल जाएगा ये सारा फुल फॉर्म सभी के। तो IFSCA ने निवेश कोष यानी कि इन्वेस्टमेंट फंड पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है नीलेश शाह। समिति का गठन कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह, किसके? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के MD हैं नीलेश शाह की अध्यक्षता में किया गया है। यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की समग्र रूप से समीक्षा भी करेगा और IFSCA को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC के फंड के उद्योग के रोड मैप पर सिफारिशें करेगा। यानी कि द कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नीलेश शाह, MD ऑफ कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। किसके MD है नीलेश शाह? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इट विल holistically review the global best practices and makes recommendation to IFSCA on the roadmap for the funds industry in the international financial service centers. The other members of this committee comprise of leaders from the entire fund management ecosystem, including from areas such as technology, distribution, legal, compliance and operations. यानी कि जो other members हैं वो इन सारे फील्ड के तहत पूरे मैनेजमेंट के इकोसिस्टम को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए यूनिक फीचर ऑफ कनेक्टिंग अ UPI ID टू इट्स डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स? यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में एक यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की एक अनूठी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने ये घोषणा की है कि UPI ID को जो डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की जो फैसिलिटी है ये किस बैंक ने दी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये दी है ICICI बैंक ने। किस बैंक ने दी है? ICICI बैंक ने दी है अपने UPI ID को जो डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की फैसिलिटी दी है ICICI बैंक ने। ICICI Bank has announced the launch of a unique facility of linking a UPI ID to its digital wallet pockets. क्या नाम है? डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स, marking a departure from the current practice that demands such as IDs be linked with a saving bank account. ICICI बैंक ने UPI ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की एक अनूठी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जो मौजूदा प्रथा से एक प्रस्थान का प्रतीक है और जो ऐसी आईडी के बचत बैंक खाते से जोड़ने की मांग भी करता है। तो इम्पोर्टेंट है, किस बैंक ने ये फैसिलिटी दी है? UPI ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की फैसिलिटी दी है ICICI बैंक ने।
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आप लोग को दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी बार क्वेश्चंस इन जो मैं पॉइंट आपको प्रोवाइड कराती हूँ इनसे भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं। तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स जरूर से पढ़िएगा। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है, this initiative enables users to undertake small value everyday transaction directly from their pockets wallet. Further, customers who already have a UPI ID will get a new ID when they log on to the Pockets app. और other important point है, further expand the convenient usage of a UPI to young adults like college students who may not have a saving account. इसके अलावा जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूपीआई के सुविधाजनक उपयोग का विस्तार करता है जिनके पास बचत खाता नहीं हो सकता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की। तो आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ कौन है आईसीआईसी बैंक के? संदीप बख्शी हैं। और टैगलाइन है इसका, हम है ना ख्याल आपका। क्या टैगलाइन है आईसीआईसी बैंक का? हम है ना ख्याल आपका टैगलाइन है आईसीआईसी बैंक का। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ऑप्शंस में अदर बैंक्स भी दिए हैं, आप लोग इनके भी टैगलाइंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जो अदर बैंक जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। और इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई आईडी को डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने वाला बैंक कौन सा है? वो है आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप कंपनीज यूनिकॉर्न्स हैव रिसेंटली क्रॉस्ड द $1 billion वैल्यूएशन इन 2021। यानी कि कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनी यूनिकॉर्न ने हाल ही में 2021 में $1 बिलियन के मूल्यांकन को पार किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने हाल ही में 2021 में $1 बिलियन के मूल्यांकन को पार किया है? हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप कंपनीज हैव रिसेंटली क्रॉस्ड द $1 बिलियन वैल्यूएशन इन 2021। तो कितनी कंपनियां हैं? 14। कितनी है? 14। 14 इज द राइट आंसर। 14 कंपनीज ने। बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जेटा हैज रेज्ड $250 million from Japanese investment major SoftBank at a valuation of $1.45 billion. Jeta has become the 40th Indian startup to cross the valuation of $1 billion in 2021. यानी कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जेटा ने जापानी इन्वेस्टमेंट प्रमुख सॉफ्टबैंक से 1.45 बिलियन के मूल्यांकन पर $250 मिलियन जुटाए हैं। और जेटा 2021 में $1 बिलियन के वैल्यूएशन को पार करने वाला 14वां भारतीय स्टार्टअप बन गया है। कौन सा बन गया है? जेटा बन गया है। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बन गया है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बना है। तो वो बना है स्टार्टअप बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जेटा। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कंटेंट भी जरूर देखना है, कंटेंट से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। SoftBank Vision Fund Second was the source of the investment. The company value has increased by more than threefold as a result of SoftBank investment. यानी कि SoftBank का विजन फंड सेकंड निवेश का स्रोत था। SoftBank के निवेश के परिणाम स्वरूप कंपनी के मूल्य में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। यानी कि द कंपनी ऑपरेशंस इन नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप एंड एशिया। जो कंपनी है वो उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूके, यूरोप और एशिया में काम करती है। एट प्रेजेंट जेटा वर्क्स विद 10 banks and 25 startups including HDFC Bank, Axis, Yes, Sodexo, RBL Bank, Kotak Mahindra Bank, IndusInd Bank and SBM Bank India across 8 countries. With Jeta, financial institution can leverage a modern cloud-native platform and improve speed, the market agility, cost-to-income ratio and user experience. Jeta की बात कर लेते हैं यहाँ पे। Jeta founded April 2015. Headquarters Bangalore, India, and Jeta founders भाविन ठुरकाइया एंड रमकी गड्डीपति। कौन है इसके? जेटा के फाउंडर्स कौन है? इसके फाउंडर्स हैं भाविन तुराखिया एंड रमकी गड्डीपति। इसके फाउंडर्स हैं किसके? जेटा के। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज नाउ बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी टू इट्स एनआरआई कस्टमर सेगमेंट। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अब अपने एनआरआई कस्टमर्स वर्ग को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला लघु वित्त बैंक बन गया है। यानी कि कौन सा ऐसा बैंक है जो अपने एनआरआई कस्टमर्स को ऑनलाइन खाता खोलने की फैसिलिटी प्रदान करता है। वो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। Equitas Small Finance Bank has now become the first small finance bank to offer its NRI customer segment the ease of account opening online। तो ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने अपने एनआरआई कस्टमर्स को, जो अपने एनआरआई कस्टमर्स हैं, उनको आसानी से ऑनलाइन खाता खोलने की पेशकश की है। किसने? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कंपनी विल ऑल्सो बी द ओनली वन इन स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर टू हैव वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बेस्ड ऑन टाइम जोन्स। द ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर एनआरआईज कैन बी डन विया स्मार्टफोन और कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यानी कि जो कंपनी स्मॉल फाइनेंस बैंक क्षेत्र की अकेली ऐसी कंपनी है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा अकेला बैंक है जिसके पास समय क्षेत्र के आधार पर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर होंगे और एनआरआई के लिए अकाउंट ओपनिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया स्मार्टफोन या इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के जरिए भी की जा सकती है। बात कर लेते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एमडी सीईओ कौन है? वसुदेवन पीएन। कौन है? वसुदेवन पीएन जो है इसके एमडी एंड सीईओ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ हेडक्वार्टर्स ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरूर से याद करना है कि कौन है इसके एमडी सीईओ। इसके एमडी सीईओ है वसुदेवन पीएन और हेडक्वार्टर्स है चेन्नई। फाउंडेड इन 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो मैंने ऑप्शन में आपसे अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक दिए हैं, इनके भी आप लोग मुझे हेडक्वार्टर्स, एमडी और टैगलाइंस जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI partnered with Dash to help merchants accept contactless payments in Indian loops। यानी कि भारतीय दुकानों में संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस भुगतान स्वीकार करने में व्यापारियों को मदद करने के लिए एनपीसीआई ने डैश किसके साथ साझेदारी की? क्या पूछा गया है, किसके साथ साझेदारी की है एनपीसीआई ने? किस लिए? तो भारतीय दुकानों में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एक्सेप्ट करने में जो बिजनेसमैन है उनकी मदद करने के लिए एनपीसीआई ने पेकोर के साथ की है। किसके साथ की है? पेकोर के साथ एनपीसीआई ने एक पार्टनरशिप की है। और किस लिए की है? The NPCI has partnered with Turkey Global Payment Solutions company Paycor as one of the certified partners for RuPay Soft POS to drive cashless payments across the country। एनपीसीआई ने पूरे देश में कैशलेस भुगतान चलाने के लिए रूपे के प्रमाणित भागीदारों में से एक के रूप में तुर्की की वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी पेकोर के साथ भागीदारी की है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? इस पिक्चर में मेंशन है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। रूपे सॉफ्ट पीओएस इनेबल्स मर्चेंट टू एक्सेप्ट पेमेंट सिक्योरली फ्रॉम कॉन्टैक्टलेस कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स एंड वेयरलेस जस्ट विद देयर मोबाइल फोन्स। एनपीसीआई की बात कर लेते हैं। एनपीसीआई के एमडी सीईओ हैं दिलीप अस्बे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। फाउंडेड इन 2008 में इसकी स्थापना की गई थी एनपीसीआई की। एनपीसीआई का फुल फॉर्म आई रिपीट एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक इश्यूड इंडिया फर्स्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई लाइसेंस अ ट्रू बीकन ग्लोबल गिफ्ट आईएफएससी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्या है? एआईएफ का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन बन जा रहा है। एआईएफ का फुल फॉर्म क्या है?
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, और एफपीआई का क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए जरूर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस बैंक ने टूबिकन ग्लोबल के गिफ्ट आईएफएससी वैकल्पिक निवेश कोष को भारत का पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी किया है। किस बैंक ने किया है, तो वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। किस बैंक ने किया है, कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। Kotak Mahindra Bank has issued the first foreign portfolio investor license to the GIFT IFSC Alternative Investment Fund AIF or Trubeacon Global. This is the first FPI license issued to an AIF incorporated in GIFT IFSC by any custodian bank or designated depository participant in the country. क्या बोला गया है, ये वो बता रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक ने टूबिकन ग्लोबल के गिफ्ट आईएफएससी एआईएफ का फुल फॉर्म मैंने बताया था, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को पहला एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस जारी किया है, और यह देश में किसी भी कस्टोडियन बैंक या नामित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा जीआईएफटी आईएफएससी में शामिल एआईएफ को जारी किया गया पहला एफपीआई लाइसेंस है। ये पहला एफपीआई लाइसेंस है, और किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं। द कोटक महिंद्रा बैंक इज इंडिया फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विच इज कन्वर्टेड इनटू अ बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कन्वर्ट हुई है एक बैंक में। एंड कोटक महिंद्रा बैंक एस्टैब्लिश्ड 2003। कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985, कन्वर्टेड टू कोटक महिंद्रा बैंक इन 2003 एंड हेडक्वार्टर्स इज मुंबई महाराष्ट्र। एमडी सीईओ उदय कोटक। एंड टैगलाइन क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या टैगलाइन है कोटक महिंद्रा बैंक का, इसका टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो इंडिया का फर्स्ट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो एक बैंक में कन्वर्ट हुई है। और कब कन्वर्ट हुई है, 2003 में। 2003 में कोटक महिंद्रा बैंक बना है, यानी कि कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड जो है वो कन्वर्ट हुई है एक बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिक बैंकिंग का क्वेश्चन भी बनता है, तो ये जरूर से पढ़ना है पीडीएफ डाउनलोड करके। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अदर स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following institute has recently proposed a $50 billion global immunization plan that will cover at least 40% of the global population by the end of 2021? यानी कि किस संस्थान ने हाल ही में $50 बिलियन की वैश्विक आबादी टीकाकरण प्रस्तावित की है जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी के कम से कम 40% को कवर करेगी। क्या पूछा गया है कि किस इंस्टीट्यूट ने हाल ही में $50 बिलियन की वैश्विक टीकाकरण योजना ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्लान दैट विल कवर एट लीस्ट 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ 2021। 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी की कम से कम 40% को कवर करेगी। किसने, संस्थान ने हाल ही में ये टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है, तो ये की है आईएमएफ ने। किसने ये की है, आईएमएफ। क्या फुल फॉर्म है आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ हैज प्रपोज्ड 50 बिलियन। क्वेश्चन पूछा ये भी जा सकता है कि कितने बिलियन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है क्वेश्चन वैसे, एग्जाम्स में क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, इसलिए कंटेंट को जरूर देखना है कि कितने बिलियन, अमाउंट भी पूछा जा सकता है। यानी कि द IMF has proposed a $50 billion global vaccination plan that would cover at least 40% of the global population by the end of 2021
at least 60% by the first half of 2022। क्या बोला गया है? आईएमएफ ने 50 बिलियन डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव किया है जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी का कम से कम 40% और 2022 की पहली छमाही तक कम से कम 60% को कवर करेगी। कितने बिलियन डॉलर है? 50 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, अमाउंट भी पूछा जा सकता है। किसी भी इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन में अमाउंट भी आ सकता है, तो अमाउंट है 50 बिलियन डॉलर। और किसने किया है? तो ये किया है आईएमएफ ने। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट पॉइंट है द वैक्सीनेशन टारगेट्स रिक्वायर एडिशनल अपफ्रंट ग्रांट्स टू कोवैक्स डोनेटिंग सरप्लस डोजेस एंड फ्री क्रॉस बॉर्डर्स फ्लोज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड वैक्सीन्स। यानी कि टीकाकरण लक्ष्य के लिए कोवैक्स अधिशेष खुराक कच्चे माल और तैयार टीकों के मुक्त सीमा पार प्रवाह कर दान करने के लिए अतिरिक्त अग्रिम अनुदान की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर से देखने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। With strong coordinated action now with the little in terms of financing relative to the outsized benefit world can durably exist the unprecedented health and economic crisis, IMF MD Kristalina Georgieva said in her address to the G20 Health Summit। बात कर लेते हैं आईएमएफ की। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। आईएमएफ के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है वो इसकी एमडी और चेयरमैन है। किसकी? आईएमएफ की। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ हैं जो हमारे देश भारत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as the CEO of RBI Innovation Hub? यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा राजेश बंसल को नियुक्त किया गया है। किसके? आरबीआई इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में। इसमें आंसर साथ में ही आ गया, चलिए कोई बात नहीं। RBIH यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, क्या फुल फॉर्म है इसका? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, RBIH का फुल फॉर्म है। RBIH has appointed Rajesh Bansal as the Chief Executive Officer of the RBIH with effect from May 17, 2021, the RBIH said in a statement। यानी कि RBIH का फुल फॉर्म आई रिपीट, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने बोर्ड ने 17 मई 2021 से राजेश बंसल को RBIH का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। RBIH ने ये एक बयान में कहा है। द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब वुड डेवलप इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट फिनटेक रिसर्च एंड फैसिलिटेट एंगेजमेंट विद इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स। यानी कि RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा और निवेशकों और स्टार्टअप्स के साथ जुड़ाव की सुविधा के लिए आंतरिक बुनियादी ढांचे का भी विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स फुली डिजिटाइज्ड क्रेडिट प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफरिंग मोर देन 50 प्रोडक्ट्स टू एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में एमएसएमई और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? किस बैंक ने की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक इज द राइट आंसर। IDBI Bank announced the launch of its fully digitized loan processing system offering over 50 products to MSME and the agriculture sector। IDBI Bank ने MSME और agriculture sector को 50 से अधिक प्रोडक्ट्स की पेशकश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। IDBI बैंक का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। द लोन प्रोसेसिंग सिस्टम, LPS का फुल फॉर्म हो जाएगा लोन प्रोसेसिंग सिस्टम। लोन प्रोसेसिंग सिस्टम LPS for MSME and agri products is seamlessly integrated with data fintech, bureau validation, document storage, accounts management and customers notification among others। यानी कि MSME और कृषि उत्पादों के लिए
LPS डेटा फिनटेक, ब्यूरो सत्यापन, दस्तावेज भंडारण, खाता प्रबंधन और कस्टमर्स इंफॉर्मेशन के साथ समेकित रूप से एकीकृत होती है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये सब आपने पढ़ने हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर बोलती हूँ। बात कर लेते हैं IDBI बैंक की। IDBI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और IDBI बैंक के CEO कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा IDBI बैंक के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hyperverse recently announced its partnership with which of the following banks to facilitate AI-operated online account openings? यानी कि Hyperverse ने हाल ही में AI संचालित ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो किस बैंक के साथ Hyperverse ने अपने AI ऑपरेटेड ऑनलाइन अकाउंट्स ओपनिंग की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है? तो किस बैंक के साथ की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ की है हाइपरवर्स ने। हाइपरवर्स ने SBI के साथ अपने प्रमुख उत्पादों में से एक वीडियो बैंकिंग समाधान के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इसका ऑब्जेक्ट प्रति एजेंट प्रतिदिन खाता खोलने की संख्या में 10 गुना सुधार हासिल करना है। यानी कि Hyperverse announced its partnership with SBI with one of the flagship products, the video banking solution, which aims to achieve a 10 गुना 10x improvement in the numbers of account opening per day per agent। किसने की है? Hyperverse ने की है। किसके साथ की है? SBI के साथ की है। क्या किया है? Facilitate AI operated online account opening partnership। Other important points are the new service will offer a quick and completely paperless experience to customers with minimal ID documents assisted by AI engines with an accuracy of 99.5%. Hyperverse video banking solutions enables SBI to provide convenient digital banking services to millions of Indians. Last year, RBI allowed banks to adopt the Video Customer Identification Process, VCIP क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? Video Customer Identification Process. This measure has proven to be proactive given the rising COVID-19 cases. Important points एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं यहाँ पे SBI की। SBI के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI will transfer the dash surplus to the central government for 9-month accounting period ended March 31, 2021। यानी कि RBI ने 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए कितने अधिशेष केंद्र को हस्तांतरित करेगा? तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 99,122 करोड़ रुपए। RBI will transfer 99,122 crore surplus to the central government for the accounting period of 9 months ended March 31, 2021। कब से कब तक है? जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक। टू कॉन्टीजेंसी रिस्क बफर विल रिमेन एट 5.50%। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं, ये भी आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। As a result, the account year 2021 of RBI has only 9 months. It must be noted that every year RBI transferred the entire surplus which has earned a profit to the central government. ये RBI के लेखा वर्ष 2020-21 में केवल 9 महीने हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि हर साल RBI अपने पूरे अधिशेष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है और जिसने उसने लाभ के रूप में उसे अर्जित भी किया है। और RBI ने सरकार के लेखा वर्ष के साथ मेल खाने के लिए अपने लेखा वर्ष को जुलाई जून से अप्रैल मार्च बदल दिया है। यानी कि दिस ईयर RBI हैज चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम जुलाई जून टू अप्रैल मार्च टू कोइंसाइड विद द अकाउंटिंग ईयर ऑफ गवर्नमेंट। Next है, the RBI
has increased the maximum outstanding amount in respect of full KYC PPI from ₹1 लाख to डैश, यानी कि आरबीआई ने पूर्ण KYC PPI के संबंध में अधिकतम बकाया राशि को 1 लाख रुपये से डैश तक बढ़ा दिया है। तो कितना बढ़ा दिया है? 2 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। 1 लाख रुपये से कितना कर दिया है? 2 लाख रुपये। RBI has increased the maximum amount outstanding in respect of full KYC PPI from ₹1 lakh to ₹2 lakh। कितना कर दिया है? 1 लाख से 2 लाख कर दिया है। RBI ने पूर्ण KYC PPI के संबंध में अधिकतम बकाया राशि को 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक बढ़ा दिया है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये आप देख सकते हैं। और मैंने ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिए हैं कि आरबीआई हैज आल्सो परमिटेड विद कैश विथड्रॉ फ्रॉम फुल केवाईसी पीपीआईज ऑन नॉन बैंकिंग पीपीआईज इश्यूअर। द कंडीशन ऑन सच कैश विथड्रॉ शैल बी। कौन कौन सी कंडीशन है मैं शॉर्ट में पढ़ती हूँ। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2000 पर ट्रांजेक्शन विद ओवरऑल लिमिट ऑफ ₹10,000 per month per PPI. All cash withdrawal transaction performed using a card wallet shall be authenticated by additionally factor of authentication. RBI has increased the limit of cash withdrawal from POS terminal using debit cards and open system prepaid card to ₹2,000 per transaction within an overall monthly limit of ₹10,000 across all locations. Earlier, this limit was ₹1,000 for tier 1 and 2 cities, while ₹2,000 for tier 3 to 6 cities. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI has imposed a monetary penalty of tax on City Union Bank for violation of certain instruction issued by the central bank. आरबीआई ने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक पर डैश का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कितने का मौद्रिक जुर्माना लगाया है ये पूछा गया है। आरबीआई ने किस बैंक पर लगाया है? सिटी यूनियन बैंक पर लगाया है 1 करोड़ रुपए का। कितने का लगाया है आरबीआई ने? मॉनेटरी पेनल्टी कितने का है सिटी यूनियन बैंक पर? वो है 1 करोड़ रुपए। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इनको आपने जरूर पढ़ना है पीडीएफ डाउनलोड करके। आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आरबीआई का? मुंबई महाराष्ट्र में। फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटर्स हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड यस ट्रस्टी लिमिटेड बाय जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। यानी कि निम्नलिखित में से किस नियामक को जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है? किसको दी गई? क्या सही आंसर हो जाएगा? सीसीआई। सीसीआई इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीआई? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा सीसीआई का? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई हिंदी में बोलेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सीसीआई ने जीपीएल द्वारा यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड विल एक्वायर 100% इक्विटी शेयर ऑफ यस एएमसी एंड यस ट्रस्टी। कितना? 100% इक्विटी शेयर जो का अधिग्रहण करेगा। कौन? जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यस एएमसी और यस ट्रस्टी के साथ। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इनको जरूर देखना है पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके। यस बैंक की बात करते हैं तो एमडी सीईओ प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अनाउंस्ड द परचेज ऑफ SoftBank backed SB Energy in a $3.5 billion डील। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने $3.5 बिलियन के सौदे में सॉफ्टबैंक समर्थित एसपी एनर्जी को खरीदने की घोषणा की है? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? अडानी ग्रीन एनर्जी इज द राइट आंसर। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, क्या नाम है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वुड बाय सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प बैक्ड
SB Energy Holdings Limited for an enterprises value of $3.5 billion। यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प समर्थित SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड को $3.5 बिलियन के उद्यम मूल्य में खरीदेगी। It would buy the 80% stake held by SoftBank Group Capital Limited and the rest owned by Indian conglomerate भारती ग्लोबल लिमिटेड इन अ कैश डील। यह सॉफ्टबैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड की 80% हिस्सेदारी और शेष भारतीय समूह भारती ग्लोबल लिमिटेड के स्वामित्व में नकद सौदों में खरीदेगा। बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की। तो अडानी ग्रुप के फाउंडर है गौतम अडानी, फाउंडेड इन 20 जुलाई 1988। हेडक्वार्टर्स कहां पे है? अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफडीआई इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय 19 डैश इन 2021, यानी कि 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19% बढ़कर कितना हो गया है? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? $59.64 बिलियन हो गया है। कितना हो गया है? $59.6 बिलियन। एफडीआई इनटू द कंट्री ग्रुप 19% टू यूएसडी, कितना? $59.64 बिलियन ड्यूरिंग द 2021 on account of measures taken by the government on the fronts of policy reform, investment facilitation and ease of doing business. Total FDI including equity reinvested earnings and capital rose 10% by the highest ever of $81.72 billion during the 2021 as against the $74.39 billion in 2019-20। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, को आप जरूर से पढ़ लीजिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मई मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। ये पार्ट 3 वीडियो है और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है और आप लोग देखना चाहते हैं तो वो आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नए जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताइए, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। जल्द ही आपके बैंकिंग एग्जाम्स का सीजन स्टार्ट होने वाला है और ये वीडियोस आपके काफी हेल्पफुल होने, इनसे आपको 100% ही इसमें आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी मेरे प्रोवाइड कराए गए वीडियो से और कंटेंट से। और इसके अलावा आप लोग हमारे करंट अफेयर्स वीडियोस भी जरूर देखिए। मैं आपके लिए हर मंथ करंट अफेयर्स बेस्ट 300 MCQs वीडियो लेके आती हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी काफी ज्यादा वेटेज होता है एग्जाम्स में बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ। तो बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ आप लोग करंट अफेयर्स वीडियोस भी जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स में और अदर स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के बारे में और वीडियोस के बारे में जरूर बताएं। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है। फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।